हेलो स्टडी बडीज़, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई एम अ क्लास 11th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट एंड आज मैं आपको चैप्टर फ्रीडम्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ पॉलिटिकल थ्योरी बुक का, क्योंकि आई थिंक एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकता है और मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें चलो शुरू करते हैं इसको। इसका इंट्रो में हमें बताया है जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें काफ़ी सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें बताया कि पीपल और कम्युनिटी को डोमिनेट किया गया था, उनको एनस्लेव किया गया था, उनसे मतलब अपना काम कराया जाता था, उनको डोमिनेट किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय पावरफुल ग्रुप्स। और इसी के चलते काफ़ी सारे जो लोग थे फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, जिन्होंने इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने फ्रीडम पाने के लिए आवाज़ उठाई। तो उन्होंने अपने हीरोइक स्ट्रगल्स दिखाई डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। तो फ्रीडम को हम एज लिबर्टी भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो लेट्स मूव ऑन। हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में हमें 2 आइडल्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ नेल्सन मंडेला। हम ये वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। नेल्सन मंडेला की इसकी स्टार्टिंग में बात हुई, आपने ये देखे भी होंगे, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर आपने 9th में ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इंग्लिश में था ये चैप्टर। एंड सेकंड है हमारे पास अंग सन सू कई। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका में इस फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, और जो अंग सन सू कई थी वो म्यांमार में इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। तो चलो रीड करते हैं। जो नेल्सन मंडेला हैं उनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जो की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस बुक में उन्होंने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थीड वो होता है जिसमें रेस को लेके डिफ्रेंशिएशन किए जाते हैं, वाइट लोगों को ज़्यादा माना जाता है, ब्लैक्स को नहीं माना जाता। इसमें उसकी बात की गई है साउथ अफ्रीका में। जो नेल्सन मंडेला थे वो गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। और यहाँ पर देखो वाइट रजीम थी, मतलब वाइट पीपल का रूल था। इसमें इस बुक में उन्होंने अपनी ह्यूमिलेशंस ब्लैक्स के ऊपर जो ह्यूमिलेशंस, हार्डशिप्स और पुलिस ब्रूटैलिटीज़ होती थी, मतलब कि जो ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे उसको डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने इसमें अपनी मूवमेंट्स बताई हैं, उन्होंने क्या क्या किया। और इस फ्रीडम को पाने के लिए उन्होंने 28 ईयर्स, इधर 27 लिखा है, वैसे काफ़ी जगह मैंने पढ़ा कि 28 ईयर्स उन्होंने अपने जेल में काटे थे। और जेल से आने के बाद उन्होंने दोबारा अपना ये काम कर दिया शुरू, मतलब कि मूवमेंट्स करना और वाइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाना। और अब अगली एग्जांपल है अंग सन सू कई। ये भी गांधी जी के थॉट्स को फॉलो करती थी, जो कि है नॉन वायलेंस। अंग सन सू कई जो हैं वो हाउस अरेस्ट, मतलब घर के अंदर उनको जेल में नहीं डाला गया, उनको काफ़ी सालों तक उन्हीं के घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर सिक्योरिटी लगा दी म्यांमार में, और उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया। उनके हस्बैंड थे, उनको कैंसर था, वो उनसे मिलने तक नहीं जा पाई क्योंकि वो इंग्लैंड में थे, और अगर वो चली जाती तो वो शायद वो कभी म्यांमार लौट के वापस आ ही नहीं सकती थी, ड्यू टू द रूल ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। और वी कैन से जैसे हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल था, वहाँ पर भी रूल था। सो उन्होंने म्यांमार नहीं छोड़ा, जबकि उनके हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिसमें वो बोलती है मेरे लिए रियल फ्रीडम वो है जिसमें हम डर के आगे जीत सकें। डर से फ्रीडम होगी, उसी को हम रियल फ्रीडम वो बोलेंगे। जब तक आप डर से फ्री नहीं रह सकते, आप कभी भी एक उच्च व्यक्ति नहीं कहलाओगे, आप कभी भी एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं जी सकते। ये डीप थॉट्स हैं। उन्होंने ये जो थॉट्स अपनी बताई अपनी बुक में, इसमें इससे वो क्या कहते हैं, इसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में लीड कर सकते हैं। और यही अंग सन सू कई की
डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने की एक सोच थी, अपने डर को भगाने की। और ये दोनों बुक जो नेल्सन मंडेला और अंग सन सू की हैं, इनकी बुक्स हैं जो वो बताती हैं कि एक रियल पावर क्या होती है आइडल ऑफ फ्रीडम की। उन्होंने गांधी जी को अपना आइडल माना, उनके आइडियाज़ पे वो चले जिनसे कि उनको फ्रीडम मिली। जैसे कि हमारे एशिया, जैसे इंडिया में ही देख लो, ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनियलिज्म लगा था। इसी आइडल ऑफ फ्रीडम से हमने अपने आज़ादी को पाया था। सो व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम असली में क्या है? सो एक सिंपल आंसर, व्हाट इज़ फ्रीडम? आप कमेंट में लिख दीजिएगा फ्रीडम क्या है। फ्रीडम हम उसे बोलेंगे जिसमें कोई एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो, मतलब कि कोई बाहरी रोक ना हो, उसको हम फ्रीडम बोल सकते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन में इंडिविजुअल इज़ कंसिडर्ड फ्री। इंडिविजुअल फ्री है और उसको कोई बाहरी रोक नहीं लगी होती, और या फिर कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, एंड वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने डिसीजन और अपने एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, पर एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स से क्या होगा? फ्रीडम एक्स्ट्रा हो जाएगी, जिसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले क्या था? फ्रीडम इज व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल आर एब्सेंट। अब एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट जो है ये एक वन डायमेंशन है। ठीक है, फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी। जो फ्रीडम है उसको हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन की एबिलिटी को एक्सपेंड करना भी है, जिससे ह्यूमन खुद को और खुद के पोटेंशियल को डेवलप कर सकता है। और फ्रीडम इन द सेंस इज़ द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज़। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, इसमें फ्रीडम के दो एस्पेक्ट्स बताए हैं। एक जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें एक जो है जिसमें उसकी एबिलिटी एक्सपैंड हो रही है, और दूसरे में उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, इसमें जो है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, जो मैंने बताया बाहरी रोक ना हो, और द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट। मतलब कि कुछ दूसरे में मैंने क्या बताया, जिसमें ह्यूमन खुद को डेवलप कर सके। सो कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें हम ह्यूमन खुद को डेवलप कर सके, वो भी फ्रीडम मानी जाती है। एक फ्री सोसाइटी वो होगी जिसमें जो सारे मेंबर्स हैं वो खुद के पोटेंशियल को डेवलप कर सके विद मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट्स। मतलब कम से कम बाहरी रुकावटें हों और इंसान खुद को डेवलप कर सके। नो इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। इधर लिखा है कि कोई भी सोसाइटी में बिना कॉन्स्ट्रेंट के ह्यूमन नहीं रह सकता। आपने देखा है, हम फ्री तो हैं पर हमारे ऊपर लॉज एंड ऑर्डर्स रखे हैं, ताकि कोई किसी को ऐसे मार के चला जाएगा वो तो सही नहीं होगा। इसलिए कुछ ना कुछ सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स जस्टिफाइड हैं और वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको ये समरी में समझा दिया, आगे पूरा यही बताया है कि we would need to see which feature of the society allow the individual the freedom to choose, decide or act and which do not। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ह्यूमन डिसाइड कर सकता है, एक्ट कर सकता है, और कुछ हैं जिस पे नहीं कर सकता, और ये हमारी भलाई के लिए है, ये हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छी है। ठीक है, सो अब हम इधर आते हैं। thus far we have define freedom as the absence of constraints. To be free means reduce or minimize बाहरी, ये फिर से वही रिपीट हो रहा है, बाहरी रुकावटें या बाहरी रोक कम होना, उसको हम बोलेंगे एब्सेंस
ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया, ये एक वन एस्पेक्ट है फ्रीडम का, जबकि एक और एस्पेक्ट होता है फ्रीडम का जो है पॉजिटिव डायमेंशन में, जिसमें कुछ रुकावटें, कुछ सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं ताकि एक जो सोसाइटी है वो अच्छे से वर्क करे। ठीक है, अब मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर की इसमें सारा वही एक्सप्लेन किया। आप एनसीईआरटी एक बार खोल के देखो, आपको समझ आ जाएगा। द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, ये मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो 10 मिनट्स की है, थोड़ी थोड़ी वीडियो होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी इस चीज़ पे इन मोर डीप। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट। थैंक यू। जय हिंद।